वेलकम टू CIZ प्लस। आज के कोर्स में हम देख रहे हैं यूपीपीएससी एई के प्रीवियस ईयर वीडियोस, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पूरा 2013 का पेपर में कौन से टॉपिक्स है, पर टॉपिक्स कितने क्वेश्चन आए, उनके सॉल्यूशंस देख रहे हैं डिटेल्ड, जो कि आंसर की कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के साथ कितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सब हम देखते हुए चलेंगे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के वीडियो, जो कि एक सेकंड पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स का। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है सॉइल मैकेनिक्स का तो वो देख लीजिए कंप्लीट। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते जाइए। टोटल 180 प्लस 180 360 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म में, क्योंकि 1 नवंबर को एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि हम एटलीस्ट प्रीवियस ईयर को पूरे अच्छे से कर जाएं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इससे कि हमने प्रीवियस ईयर की हो, किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या फोकस एरियाज रहते हैं, किस टाइप की कैलकुलेशन जरूरत होती है, वो सब हमें पता है, तो मेन एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाती है। यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है, अ कोहेसिव सॉइल इज द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ अ 16 किलोमीटर क्यूब ड्यूरिंग अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट। प्रॉक्टर टेस्ट होता है ना कॉम्पैक्शन में, उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग टेस्ट है। 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ड्राई डेंसिटी दी हुई है मैक्सिमम। वट वुड बी द इट्स वॉइड रेशियो इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.6। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है गामा डी मैक्स इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। या तो इस फॉर्मूले से कर लो या फिर ये फेज रिलेशनशिप बना के कर लो। फॉर्मूला थोड़ा सा डायरेक्ट ज़्यादा इजी पड़ जाता है। आई होप इतना कम टाइम रहता है ना इस एग्जाम में, तो ये फेज बनाने के बाद वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप निकालने से अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला सही रहेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 16 दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना क्या है, वॉइड रेशियो। जी भी दिया हुआ है 2.6, गामा डब्ल्यू तो पता ही होता है 9.81 इज इक्वल टू 1 प्लस ई। 1 प्लस ई आया 2.6 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ से अगर आप ई निकालेंगे ना, ये आएगा 0.592 समथिंग। सर ऑप्शन तो कहीं मैच नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है, नहीं कर रहा, लेकिन क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है, 0.583 है। इसको मार्क करते हुए चलेंगे, घबराना नहीं है वहां पे कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेट्स मैक्सिमम एक बार आप चेक कर सकते हैं, मैंने तरीका सही लगाया और फॉर्मूला सही लगाया है ना, क्वेश्चन दोबारा ठीक से पढ़ा है ना, कि मेरा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, उसके बाद कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उसके बाद क्लोजेस्ट ऑप्शन निकाल के चलेंगे, क्योंकि इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर दिया है, यहाँ पे घबरा के छोड़ के नहीं जा सकते, वरना इतना ज़्यादा आपका टाइम एफर्ट खराब जाएगा। ठीक है, 0.583 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इन द वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल का रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द एंटायर टेस्ट इन। देखो शेयर स्ट्रेंथ जो टेस्ट होते हैं ना, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट, जो ट्राइएक्सियल टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं, CD टेस्ट, CU टेस्ट, UU टेस्ट, उसमें कह रहा है कौन से टेस्ट में वाटर कंटेंट चेंज ही नहीं होता। वाटर कंटेंट कब चेंज नहीं होगा, अगर पानी निकले ही ना सॉइल सैंपल में से, पानी में कुछ चेंज ही ना आए। वो कौन सा टेस्ट होता है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट होता है जहां पे हम लोग वॉल्व को दोनों स्टेजेस में क्लोज रखते हैं। सॉइल हमेशा सैचुरेटेड रहती है, सॉइल हमेशा सबमर्ज्ड रहती है पानी से, तो उस केस में वाटर कंटेंट हमेशा हाईएस्ट ही रहेगा, मैक्सिमम सॉइल सैचुरेटेड ही रहेगी हमेशा। तो इस केस में सी ऑप्शन में वाटर कंटेंट चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि पानी निकलता ही नहीं, ड्रेन ही नहीं हो रहा, पानी ड्रेनेज अलाउड ही नहीं है, ना तो कंसोलिडेट कर रहे हैं ना ही हम उसको ड्रेन कर रहे हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। हम लोग आगे चलते हैं। द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल is 40%, that is 0.4. The void ratio of the sample will be, this is the easiest question that can be asked in the soil mechanics. पूछा हुआ है, ये दे रखा 0.4 और ये पूछ रखा है, इसमें रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन होता है, बस यहां इसको सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 0.67
अब ऑप्शन क्या मैच करें सर, यहाँ पे 0.5 भी दिया हुआ है, 0.6 भी दिया हुआ है, 0.7 भी दिया हुआ है, नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। ऑप्शन का आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि 0.67 ऑप्शन में नहीं है। अगर यहाँ पे होता लेट्स से 0.4 डी ऑप्शन, तो क्या मार्क करते? तब करते 0.7, क्योंकि इसके क्लोजेस्ट 0.7 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.7 आएगा। लेकिन अगर 0.67 मौजूद नहीं है और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज मौजूद है, तो हम नन ऑफ दीज को मार्क करेंगे, क्योंकि हमें देखना अब इसके एग्जैक्ट कोई मार्क करना चाहिए, क्योंकि नन ऑफ दीज ने उसको पूरा कर लिया। अगर इसके मिलता जुलता कोई ऑप्शन मुझे नहीं मिला, तो मैं कहूँगा इनमें से कोई भी नहीं। आगे चले। द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल सैंपल डिपेंड्स ऑन, मैंने पिछली वीडियो में बताया परमेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉइल की जो कि अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये करती है पार्टिकल साइज पे डिपेंड। यहाँ मैं के लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज, इफेक्ट ऑफ वॉइड, या फिर वॉइड रेशो कितनी है, ठीक है, शेप ऑफ पार्टिकल्स, ये मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर पानी का या फिर फ्लोइंग लिक्विड जो भी है उसका, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है सॉइल की। अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, और इम्प्योरिटीज पानी में है, कोई मतलब एब्जॉर्ब्ड एयर तो नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के, इसके अलावा भी मेन ये फैक्टर्स हैं। और इन फैक्टर्स को देखोगे, इनमें सारे आ रहे हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स भी, शेप ऑफ पार्टिकल्स भी, वॉइड रेशो भी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। अब ये यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या होता था? रिवाइज करते हैं। Cu इज इक्वल टू D60 अपॉन D10। D60 क्या है? परसेंटेज फाइनल वाला डायमीटर है। 60% वो वाला डायमीटर, जब 60% सॉइल सैंपल यहाँ इससे पास हो जाता है, इस वाले डायमीटर से, इस सीव डायमीटर से, D60 अपॉन D10 लिखना है मुझे। D60 अपॉन D10 इज द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। Cu से बोलते हैं इसको। ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 1। अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है मेरा इस केस में, तो द सैंपल इज विल बी डेजिग्नेटेड एज, कौन किस टाइप का सैंपल होगा ये? वेल ग्रेडेड है क्या, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है क्या, या फिर पुअरली ग्रेडेड है? देखो इस ऑप्शन में दो चीजें सही है, दो ऑप्शन सही हैं। पहला तो ये कि इस ऑप्शन में ये भी ऑप्शन सही है और ये भी। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए ना दो चीजें कंफर्म करनी होती है। एक तो फॉर सैंड के लिए Cu होना चाहिए 6 से ज्यादा, और ग्रेवल के लिए Cu होना चाहिए 4 से ज्यादा। तो 1 तो 6 से भी छोटा, 4 से भी छोटा। सैंड भी हो या ग्रेवल भी हो, तो उसमें तो ये पुअर है ही, वेल ग्रेडेड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो खारिज। पुअर हो सकता है, लेकिन एक होता है अगर 1 के आसपास है ना, इसका मतलब D60 और D10 सेम ही है लगभग, मतलब D10 भी सेम है और D60 भी सेम है। तो ये सॉइल होएगी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड भी है ये, लेकिन इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की तरफ जाता है। पुअरली ग्रेडेड एक अम्ब्रेला टर्म हो गई, पुअरली ग्रेडेड के अंदर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी हुई ये सॉइल, क्योंकि इसने 1 के इक्वल बोला है। अगर ये बोल देता कि लेस देन 4 है, अगर सिर्फ लेस देन 4 बोलता तो मैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड नहीं बोल सकता था, तब मैं पुअरली ग्रेडेड बोलता। लेकिन इसने 1 के इक्वल दे दिया। अगर 1 के इक्वल होता है Cu, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड इज द राइट आंसर। समझ में आया? हम लोग आगे चलते हैं। इफ द सॉइल सैंपल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट, अगर श्रिंकेज लिमिट से भी
और ड्राई किया जाए। श्रिंकेज लिमिट से बियॉन्ड ड्राई करने का मतलब जितना वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट पे है उससे भी अगर हम कम कर दिया जाए, उसको सुखाया जाए, उसको ओवन ड्राई किया जाए, किसी भी तरीके से वाटर कंटेंट कम किया जाए, तो सैंपल में वॉल्यूम का क्या फर्क आएगा। एक छोटा सा ग्राफ होता है जो हमेशा याद रखना होता है, दैट इज दिस ग्राफ। वॉल्यूम और वाटर कंटेंट में ना एक ग्राफ बनता है क्लेई सॉइल्स में, दिस। ये होता है वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंपल, ये होता है श्रिंकेज लिमिट। यहाँ पे अदर टाइप ऑफ लिमिट्स आती हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। ये होती है मेरी खास श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन ये होती है दैट वाटर कंटेंट, जिसके बाद अगर वाटर कंटेंट कम भी कर दो, सॉइल को सुखा भी दो, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इतना ही बना रहेगा, इससे कम होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उतनी उस वॉइड रेशियो से हम लोग, देखो श्रिंकेज लिमिट पे क्या होता है ना, अगर ये सॉलिड है, श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल जस्ट सैचुरेटेड होती है। हमने वॉल्यूम इतना कम कर दिया कि सॉइल जस्ट सैचुरेटेड है, मतलब यहां पे पानी तो है बस, और कुछ नहीं है। अगर इसके बाद हम घटाते हैं ना, ये वाला स्टेज ये है, अगर इसके बाद मैं पानी को कम करता हूं ना, तो ये नेट वॉल्यूम जो है ना सॉइल का, जैसे कि लेट्स से ये अगर नेट वॉल्यूम है V, तो ये इससे कम नहीं होता, ये V तो इतना बना रहता है। बस पानी को कौन कर देता है रिप्लेस? एयर। यहां पे आ जाएगा सॉलिड और थोड़ा सा पानी की जगह आ जाता है, यहाँ आएगा वाटर और यहाँ आ जाएगी एयर। ये V नहीं चेंज हुआ, V क्या रहेगा? VD ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ड्राई। ये चेंज नहीं होता, तो इसकी वजह से मेरा श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड भी मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, दैट इज द नो वॉल्यूम चेंज। कुछ वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आता, यही श्रिंकेज लिमिट की डेफिनेशन भी है। आई होप आपको समझ आया। हम लोग आगे चलते हैं। बोल रहा है द वॉइड रेशियोज एट द डेंसेस्ट, लूजेस्ट एंड द नेचुरल स्टेट्स ऑफ द सैंड deposits are 0.2, 0.6, 0.4 respectively. The relative density of this deposit will be, हमने relative density का क्वेश्चन पहले भी देखा था, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल नहीं था। एक बार रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन कर ले, ID से डिनोट किया जाता है, डेंसिटी इंडेक्स भी बोला जाता है इसको, रिलेटिव डेंसिटी भी और डेंसिटी इंडेक्स एक ही बात है। ये होता है E max, मतलब वॉइड रेशियो ऑफ मैक्स माइनस E नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय E max माइनस ई मिनिमम, ये इसका फॉर्मूला है, इनटू परसेंट अगर परसेंटेज में निकालना है। ई मैक्स कब होगा? लूजेस्ट स्टेट में, जब सॉइल सबसे लूज स्टेट में है तब वॉइड रेशियो सबसे ज्यादा होगी, जिसका वो होगा 0.6, और ई मिन और जो नेचुरल वॉइड रेशियो दैट इज 0.4। आप लोग क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हैं। ई मैक्स है 0.6, ई मिनिमम है 0.2, ये आ जाएगा इंटू 100, ये आ जाएगा 50%। 50% इज द आंसर। आप लोगों वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता आप लोगों के साथ कि मेरे साथ साथ ही आप लोग निकलते रहें, साथ साथ ऑप्शन पढ़ी, क्वेश्चन पढ़िए, पॉज कीजिए, सॉल्व करिए, कोई हर्ज नहीं है। ये पूरा स्किप कर दीजिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ। अगर आपका आंसर सही आ रहा है, आपको कंसेप्ट पूरी अच्छे से याद है, तो आप साथ साथ वैसे चल सकते हैं, स्किप करते करते चल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरे अच्छे से नहीं कोई क्वेश्चन हो रहा है, समझने की जरूरत है, या आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स नहीं रिवाइज, आप लोग प्रीवियस ईयर के साथ साथ रिवाइज करते जा रहे हैं, तो बिल्कुल साथ साथ सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? 50%। 50% इज द राइट आंसर। हम लोग आगे चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच the soil particles are artificially rearranged into the closer state of contact by mechanical means in order to decrease the porosity is known as। देखो इसने क्या किया है ना, ये कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। अगर कॉम्पैक्शन को मेरे को डिफाइन करना हो तो इससे बढ़िया डेफिनेशन नहीं है।
सर लेकिन सेट मतलब हम लोग पोरोसिटी तो जो वॉइड रेशो है वो तो हम लोग कंसोलिडेशन में भी कम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल मीन्स से, मैकेनिकल मीन्स से नहीं करते। कॉम्पैक्शन में क्या करते हैं, रोलर से या फिर रैमर से बहुत ठोकते हैं, या फिर उस पे रोलर चलाते हैं, शिप फुट रोलर, अलग अलग टाइप की मैकेनिकल मीन्स यूज करते हैं पोरोसिटी कम करने के लिए, और ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। जबकि कंसोलिडेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, वॉइड रेशो के यानी हम लोग क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में से निकले, सॉइल सैचुरेटेड रहे हमेशा, वो उसका क्या हो, पोर वाटर प्रेशर रिलीज होता है बेसिकली कंसोलिडेशन में। जबकि कॉम्पैक्शन में क्या होता है, वॉइड रेशो कम होती है, उसकी पोरोसिटी कम होती है। तो ये मैकेनिकल मींस आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है। ये पूरी डेफिनेशन कॉम्पैक्शन की लिखी हुई है। ये सेटलमेंट की डेफिनेशन तो किसी भी तरीके से नहीं होती। सेटलमेंट का तो मतलब हुआ कि थोड़ा सेटल हो जाना किसी लेयर का, कुछ सरफेस का, ग्राउंड लेवल का सेटल हो जाना, दैट इज सेटलमेंट। कंसोलिडेशन या कॉम्पैक्शन इसकी सही डेफिनेशन हो सकती थी। तो द बेस्ट डेफिनेशन इज कॉम्पैक्शन। कंसोलिडेशन इसको कंफर्म नहीं करता। द रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज, ये तो सबको याद ही रहना चाहिए, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज W इज इक्वल टू SE/G। मैं इस तरीके से याद करता हूँ, हर कोई लोग इसको जिस तरीके से भी तोड़ मरोड़ लो वैसे भी लिख सकते हैं। तोड़ मरोड़ के एक टर्म आती है ये वाली, ए ऑप्शन, W इज इक्वल टू SE/G। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, WG इज इक्वल टू SC, जैसे मर्जी याद रख लो, फॉर्मूला यही रहेगा और ये हमेशा याद रखना चाहिए। इसको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ 5-10 फॉर्मूले हैं सॉइल में जो स्टार्टिंग के रिलेशनशिप्स हैं, वो याद होने ही होने चाहिए। वन ऑफ द रिलेशन इज दिस, ये भी हमेशा याद होना चाहिए, जो है ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट W, ये याद होना चाहिए। और बहुत सारे, जैसे ये वाला फॉर्मूला मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, ये बेसिक से फॉर्मूले जो याद होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये छोड़ के आप सोचो मैं सॉइल मैकेनिक्स से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, दिस वॉन्ट बी पॉसिबल। तो बेसिक फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग। अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल, एक सॉइल सैंपल होता है जो कि जिसके अनडिस्टर्ब्ड रहे, मतलब उसकी जो फील्ड प्रॉपर्टीज हैं वही लैब में शो हो, उसकी डिस्टर्बेंसेस मिनिमम हो, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। देखो तो प्योर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल इज नॉट पॉसिबल। कोई फील्ड में कोई सॉइल का सैंपल लेना है, कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत वॉइड रेशो, वाटर कंटेंट, उसकी शेयर स्ट्रेंथ, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अनडिस्टर्ब्ड इसलिए लेते हैं ताकि वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो उस सॉइल की लैब में, जो हम चीज़ें निकालें लैब में वो उससे मैक्सिमम मैच करनी चाहिए, हाईएस्ट एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी हम अनडिस्टर्ब सैंपल लेते हैं। बेसिकली अनडिस्टर्ब सैंपल किस चीज़ से लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं थिन वॉल्ड सैंपल से, थिन वॉल्ड सैंपलर से, जिनकी वॉल थिकनेस बहुत कम होती है, वो सबसे कम थिकनेस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल यार इजीएस्ट सा अप्रोच है कि हम लोग बहुत पतला अगर सैंपल गाड़ेंगे तब सबसे कम इम्पैक्ट पड़ेगा सॉइल में, सबसे आसानी से सैंपल तभी ले पाएंगे। जो थिकनेस करेंगे उसको गाड़ने में प्रॉब्लम होगी, सारे की सारे आसपास की सॉइल हिल जाएगी। थिक वॉल सैंपल डायरेक्ट एक्सकावेशन मतलब कि निकाल ही लो, तो बिल्कुल सही नहीं है। ऑगर्स में तो पूरा घुमाना पड़ता है, मतलब पूरी उसको, ऑगर तो ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा कुछ नुकीला सा, ऑगर तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा डायरेक्ट अनडिस्टर्ब्ड सैंपल के लिए। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन इज थिन वॉल्ड सैंपलर्स का हम लोग यूज करते हैं। अ सॉइल सैंपल हैज अ बल्क डेंसिटी, एक सॉइल सैंपल है जिसकी बल्क डेंसिटी है 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और वाटर कंटेंट 8%। तो इसकी ड्राई डेंसिटी पूछी हुई है। बिल्कुल इजीएस्ट सा रिलेशन है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ये था अभी
गामा टी सॉरी गामा डी ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। ये फॉर्मूला है, इससे ही आएगा। और मेरे को सब कुछ दिया हुआ है। गामा टी जो कि बल्क डेंसिटी है इट इज 21, 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना है 8%, दैट इज 0.08। जो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा 19.44। अब लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 19.44 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द राइट आंसर। ये सॉल्व करके यही आएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। मैंने बताया था फॉर्मूला बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में। अ लोड ऑफ द 4000 किलो न्यूटन, एक लोड है 4000 किलो न्यूटन का जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑफ एरिया 3 इंटू 3 मीटर। देखो 3 इंटू 3 मीटर की एक फुटिंग है। मैं इसका लेट्स से फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं आपको। तो फ्रंट व्यू में ये डायमेंशन दिखेगी और 3 मीटर ही अंदर है बोर्ड के, ठीक है। 3 मीटर पे क्या है, लोड कितना है, टोटल लोड है 4000 किलो न्यूटन जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बोला हुआ है एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस बताओ इसकी 2 मीटर डेप्थ पे, और कौन सा रूल फॉलो करना है, 2:1 हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन करनी। समझ लेते हैं उसमें करना क्या है। बोला हुआ है अगर देखो मेरे को पूछा गया होता इस सरफेस पे स्ट्रेस बताओ, तो कुछ मुश्किल था क्या। इस सरफेस पे पूछा होता तो कर देते 4000 अपॉन इस सरफेस का एरिया, 3 हो गए लेंथ, विड्थ हो गई इसकी अंदर दैट इज 3, ये हो जाता है इसका स्ट्रेस। लेकिन इस सरफेस पे नहीं पूछा हुआ। कौन सी सरफेस पे पूछा हुआ है, इसके 2 मीटर डाउन जाके, 2 मीटर डाउन जाके ना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी बनती है। ये बड़ा सरफेस में कंसीडर हो जाता है। 2 मीटर नीचे जाना है तो हॉरिजॉन्टल कितना चलना पड़ेगा नई सरफेस बनाने के लिए, स्लोप कितनी दी हुई है 2:1 हॉरिजॉन्टल, 2 वर्टिकल चलेंगे तो 1 हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। ऐसी स्लोप मैच करनी है, ऐसा रूल मैच करना है। 2 वर्टिकल गए तो 1 हॉरिजॉन्टल मैच किया, इधर भी 1 हॉरिजॉन्टल मैच किया, और ये तो 3 था ही। तो अब ये पूरा कितना हो गया 3 + 1 + 1 5, और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल चल रहा है तो अंदर भी 5 होगा, पूरा ऐसा 5 ही जितना यहाँ है उतना ही 5 होगा, स्क्वायर ही बनेगा। स्क्वायर की कह सकते हैं प्रोजेक्शन 2 मीटर नीचे भी स्क्वायर ही बनेगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, लोड कितना है इस सरफेस पे, लोड तो चेंज नहीं हुआ, 4000 ही लग रहा है ऊपर से, नेट इस पे 4000 ही लगेगा। एरिया ज्यादा हो गया तो स्ट्रेस कम हो जाएगा। 4000 अपॉन 5 × 5 दैट इज 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा स्ट्रेस। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही है, कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ निकालने की जरूरत नहीं, हमें एरिया चाहिए था, स्ट्रेस निकालने के लिए एरिया चाहिए था। एरिया के लिए मुझे ये काम करना पड़ा, उसके लिए मैंने कर लिया ये वाला। बस ये चाहिए होता है। 2:1 रूल में क्या करना होता है, मैंने बताया था, इन सब से डरना नहीं है। जितना नीचे गया, यहाँ पे अगर 3 नीचे जाना होता रेशो को मेंटेन करते हुए मैं क्या करता, यहाँ पे 1.5 बढ़ा देता। समझ गए ना, आपको रेशो मेंटेन करनी है। 2 नीचे गए तो 1, जितना अब बेसिकली जितना जाएंगे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आधा मूव करना है। अगर 5 मीटर नीचे जाते तो हॉरिजॉन्टल में कितना करना पड़ता 2.5 उधर, ठीक है। समझ गए आप, आगे चलें। सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में करेंगे। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए अगर ये कोर्स पसंद आता है तो www.cizplus.com और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पूरी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी। होपफुली हम 2013 और नेक्स्ट टाइम हम 2007 के कोर्सेज भी लाएंगे प्रीवियस ईयर के, क्योंकि बहुत डिटेल्ड 360, 360, 720 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ रहेगी प्रैक्टिस के लिए।
साथ ही साथ आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। इस पूरे कोर्स का लमसम कोर्स हमारी वेबसाइट पे, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।